18वीं सदी का वो दौर जब अंग्रेजी हुकूमत भारत को दीमक की तरह खोखला बना रही थी। 7 समुद्र पार से आए कुछ लोग भारतीय जनता का शोषण कर रहे थे। उस समय अंग्रेज पूरे भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे भारत में रेलवे लाइंस बिछानी शुरू कर दी। और इसी कड़ी में जब रेलवे की एक लाइन लाहौर से कराची के बीच बिछाई जा रही थी तो मजदूरों को खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से कुछ ऐसा मिला जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। दरअसल मजदूरों को जमीन के नीचे से पुराने शहर के अवशेष मिले थे। अब तक अंग्रेज, फ्रेंच और जर्मन स्कॉलर्स मिस्र और मेसोपोटामिया को ही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे, लेकिन इन शहरों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लग गया कि यहाँ कोई प्राचीन शहर दफन है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने जब इन शहरों के बारे में पता लगाया तब उन्हें ये पता चला कि ये शहर लगभग 5000 साल पुराने हैं। जिसके बाद जब और खुदाई की गई तो ऐसे ही 1400 से अधिक शहर मिले जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में मौजूद हैं। ये शहर काफी आधुनिक थे, जिनमें पक्की ईंटों से बने मकान बने हुए थे, जहां टॉयलेट और बाथरूम की भी सुविधा थी। साथ ही इन घरों में ड्रेनेज के लिए नालियां बनी हुई थी जो शहर के बाहर स्थित एक बड़े ड्रेनेज होल में जाकर गिरती थीं। शहरों में पक्की सड़कें बनी हुई थी जिनके दोनों ओर पेड़ लगे थे। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश है जहाँ ऐसी सुविधा मिलना मुश्किल है। इन सभी शहरों में एक कॉमन बात ये थी कि ये सभी शहर सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे, जिस कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया, जिसने लगभग 5000 सालों तक राज किया। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा और पहनावा क्या थी। वहीं 5000 सालों तक राज करने वाली इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, बात 7वीं सदी की है जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लोगों को जमीन के नीचे से पुरानी ईंटें मिलती है। उस समय लोग इतने एडवांस नहीं थे कि इन पुरानी ईंटों को देखकर ये समझ सके कि यहाँ कोई पुराना शहर दफन है। लोग इन ईंटों को भगवान का आशीर्वाद मानते थे, जिसके बाद उन्होंने इन ईंटों का यूज अपना घर बनाने के लिए किया। लेकिन जब अंग्रेज कई सदियों बाद भारत में आए तब वो इन पुरानी ईंटों को देखकर ये समझ चुके थे कि जहाँ से ये ईंटें मिली है वहाँ कोई पुराना शहर दफन है, क्योंकि इससे पहले भी अंग्रेज 17वीं सदी में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को खोज चुके थे। और इसीलिए जब साल 1857 में अंग्रेज भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब मजदूरों को लाहौर के मुल्तान शहर के नीचे से पुरानी ईंटें मिलती है। ये कंपनी के लिए फायदे का सौदा था, क्योंकि उस समय कंपनी मटेरियल की शॉर्टेज से गुजर रही थी। जिसके बाद कंपनी ने इन ईंटों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए यूज कर लिया। साथ ही जब पाकिस्तान के हड़प्पा गांव में भी रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई तब वहां से भी ऐसी ही पुरानी ईंटें मिली, जिन्हें भी कंपनी ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए यूज किया। रेलवे लाइन बिछाने के बाद अंग्रेजी इंजीनियर विलियम ब्रेंटन ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा, बर्बाद हो चुके शहर से एक लाइन निकाली गई जहां पर पाई गई ईंटों का प्रयोग गांव वालों ने साइट में किया। इन ईंटों की वजह से कराची से लाहौर के बीच 93 मील के रेलवे ट्रैक को सपोर्ट मिला। मगर ये ईंटें केवल मकान और ट्रैक बनाने में उपयोगी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का संकेत भी थी कि जहाँ से ये ईंटें मिली है वहाँ पहले लोग रहा करते थे, जिनकी सभ्यता अब खत्म हो चुकी है। हड़प्पा में मिली इन ईंटों के वजन और साइज को देखकर ये अंदाजा लग गया था कि ये ईंटें कई हजार साल पुरानी है। लेकिन लोग अब भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि जहाँ से ये ईंटें मिली है वहाँ कई हजार साल पहले कोई सभ्यता रहती थी। जब भारत में पुराने शहर के अवशेष मिले तब अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट को भारत की आर्कियोलॉजी में दिलचस्पी होने लगी। जिसके बाद साल 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। कनिंघम हड़प्पा में मिली ईंटों को 400 ईसा पूर्व का मानते थे, लेकिन आगे चलकर उनकी ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि जब साल 1921 में जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर बने तब उन्होंने और खोज करवाने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसे उस समय के भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम साहनी लीड कर रहे थे। साहनी और उनकी टीम को हड़प्पा में बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिनकी उम्र 2600 BC से लेकर 1900 BC बताई गई। हड़प्पा में मिली चीजों के कारण ही इस सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी नाम दिया गया। जिसके बाद जब मोहनजोदारो में भी खुदाई की गई तब वहाँ भी हड़प्पा जैसी ही चीजें मिली, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया गया कि ये सभी शहर हड़प्पा सभ्यता के ही शहर हैं। आज साउथ एशिया में 1400 से अधिक हड़प्पा सभ्यता के शहर खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925 भारत में, वहीं 475 पाकिस्तान में मौजूद हैं।
जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मेनली भारत में स्थित थी। इन सभी शहरों में एक कॉमन बात ये थी कि ये सभी शहर सिंधु नदी के किनारे या फिर आसपास बसे हुए थे, जिस कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। इतिहासकार इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता को 3 फेज में बांटते हैं, जिसमें से पहला फेज 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक चला, जिसे प्री हड़प्पन फेज कहते हैं। वहीं दूसरा फेज 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक चला, जिसे मैच्योर हड़प्पन फेज कहते हैं। और तीसरा फेज 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक चला, जिसे लेट हड़प्पन फेज कहा गया। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्री हड़प्पन फेज की। प्री हड़प्पन फेज में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः खेती किया करते थे। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता केवल 10 हेक्टेयर में फैली हुई थी, जहां कच्चे मकान बने हुए थे, जिन्हें बनाने के लिए जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था उनका वजन और साइज फिक्स नहीं था। साथ ही लोग व्यापार भी किया करते थे, जिनका सबूत यहाँ मिला है, क्योंकि कुछ पत्थर और मिट्टी जो केवल अफगानिस्तान के राजनपुर में ही मिलते हैं, उनका सबूत भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में मिला है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन चीजों का आयात सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में हुआ करता था। इस समय तक लोग कपड़े बनाना जान चुके थे, जिसका पता हमें खुदाई के दौरान मिले कपड़ों से चलता है। दोस्तों 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक प्री हड़प्पन फेज चला, जिसमें लोग धीरे धीरे एडवांस हो चुके थे। दोस्तों 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक मैच्योर हड़प्पन फेज चला, जिसमें लोग और भी ज्यादा एडवांस हो चुके थे। इस समय शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्री वॉल बनाई जाती थी, ताकि बाढ़ और जंगली जानवरों से शहरों को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही इस समय मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा था, जिनका साइज और वजन फिक्स होता था। वहीं इस समय लोग मजबूत मकान बनाने के लिए नींव खोदा करते थे, मानो लोग समझ चुके हों कि यदि उन्हें मजबूत घर बनाना है तो नींव की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस फेज में सभी घरों में टॉयलेट और बाथरूम भी बने हुए थे, जिनमें ड्रेनेज के लिए नालियां बनाई गई थी, जो शहर के बाहर स्थित एक बड़े ड्रेनेज होल में जाकर गिरती थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम आज भी दुनिया के बहुत से देशों के ड्रेनेज सिस्टम से बेहतर था। शहरों में पक्की सड़कें बनी हुई थी, जिनके दोनों ओर पेड़ लगे थे। वहीं पूरे शहर में डस्टबिन को भी लगाया गया था, ताकि शहर के कूड़े को इकट्ठा किया जा सके। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग साफ सफाई को लेकर कितने ज्यादा सजग थे। इस समय तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के बीचों बीच एक किले को बनाया जाता था, जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता था, ताकि अकाल के समय इस अनाज को यूज किया जा सके। उस समय लोग मुख्यतः तिल, सरसों, मटर, लहसुन और अंगूर की खेती किया करते थे। वहीं उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी शहर में युद्ध या फिर लड़ाई के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही हमें यहाँ किसी भी मंदिर के सबूत नहीं मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते थे। मगर यहाँ मिले कुछ सीलों से हमें ये पता चलता है कि लोग जानवरों को काफी मानते थे, वहीं स्त्रियों की भी काफी इज्जत की जाती थी। वहीं यदि मोहनजोदारो की बात की जाए तो यहाँ खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 2 स्टोरी बिल्डिंग्स मिली है, जिनमें टॉयलेट और बाथरूम भी बने हुए थे, जिन्हें प्रॉपरली वाटरप्रूफ बनाया गया था। साथ ही यहाँ भी ड्रेनेज के लिए प्रॉपर नालियां बनी हुई थी, जो शहर के बाहर स्थित एक बड़े ड्रेनेज होल में जाकर गिरती थी। मोहनजोदारो में भी शहर के बीचों बीच एक बड़े किले को बनाया गया था, जिसके चारों ओर लोग रहा करते थे। इस किले में अनाज को स्टोर किया जाता था, जो ऊंचाई पर होने के कारण यदि बाढ़ का पानी शहर में आ भी जाए तो अनाज खराब नहीं होता था। मोहनजोदारो को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, ताकि इसे बाढ़ और जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ग्रेट बाथ का यूज किसी धार्मिक कर्मकांड के लिए किया जाता था। ग्रेट बाथ 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, वहीं 2.4 मीटर गहरा था, जिसके एक ओर कुआं बना हुआ था, ताकि इसमें साफ पानी को भरा जा सके। वहीं इसके दूसरे ओर कई नालियां बनाई गई थी, ताकि इसमें से गंदे पानी को बाहर निकाला जा सके। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर था, जिस कारण वैज्ञानिक इसे सिंधु घाटी सभ्यता का कैपिटल मानते हैं। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदारो को छोड़कर और भी 6 शहर शामिल हो चुके थे, जिसमें पाकिस्तान का गनेरीवाला, भारत में स्थित धौलावीरा, राखीगढ़ी, रूपपाल, कालीबंगा और लोथल शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के मरने के बाद उन्हें दफना दिया जाता था। दफनाते समय उनके साथ मिट्टी से बने बर्तन और पोट्रीज को भी दफनाया जाता था। वहीं स्त्रियों को दफनाते समय इनके गले में हरे और लाल रंग की माला पहनाई जाती थी। साथ ही इन्हें दफनाते समय भी मिट्टी से बने बर्तन और पोट्रीज को दफनाया जाता था। वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को डिजाइनर पोट्रीज और खिलौने भी मिले हैं, जो कि मिट्टी से बने हुए थे।
साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ सोने चांदी और कीमती पत्थरों से बने ज्वेलरीज भी मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कलाकारी और ज्वेलरी बनाने में भी एक्सपर्ट थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शांति से रहा करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी शहर की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को युद्ध या फिर लड़ाई के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। यहाँ लोगों का मुख्य पेशा खेती हुआ करता था, वहीं लोग व्यापार भी किया करते थे। शहर पूरी प्लानिंग से बनाए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान बहुत से आर्टिफैक्ट और सीलें मिली है, जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा लिखी हुई है। पिछले 100 सालों में 100 से भी अधिक अटेम्प्ट हो चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को समझने के लिए, लेकिन अभी तक भी हम सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को नहीं समझ पाए हैं। वहीं हम अभी तक भी ये नहीं समझ पाए कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो यदि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा और इसके अंत के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अगला पार्ट देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।